दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी आज के इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट और मोशन, है ना। तो एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स सीरीज ऑफ 9। तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। यानी पिछले चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा बिना मोशन का कॉज जाने हुए, यानी मोशन क्यों होता है ये नहीं देखा, सिर्फ देखा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना। और देखा अलग अलग पैरामीटर के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि मोशन का कारण क्या है, मोशन चेंज क्यों होता है। यानी कोई चीज़ रेस्ट में है तो मोशन में कैसे आता है, और कोई चीज़ मोशन में तो रेस्ट में क्यों आ जाता है ना। और बॉडी का स्पीड चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। यानी बॉडी में एक्सेलरेशन जो आता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, अब हम लोग देखेंगे फोर्स के बारे में। यानी फोर्स वो एक कॉज है जिसके वजह से बॉडी क्या है, एक्सेलरेट करता है। तो आज हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम फोर्स। तो फोर्स क्या है? इट इज़ द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। यानी फोर्स क्या है? पुश और पुल है। पुश मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढकेलना, यानी जैसे कि एक वैसलीन का डब्बा है, इसको हम लोग इस तरह से पुश कर रहे हैं, ठीक है, यानी ढकेल रहे हैं, ये पुश हो गया। और इसी को हम लोग वापस खींचेंगे इस तरह से, ये हो गया पुल। यानी अपने से, बॉडी से, खुद से दूर किसी चीज़ को ढकेलना हो गया पुश, और खुद की तरफ किसी चीज़ को खींचना ये हो गया पुल, ठीक है। और हम लोग देखेंगे तो फोर्स क्या है? पुश और पुल। यानी किसी चीज़ को जब हम लोग ढकेलते हैं या खींचते हैं अपनी तरफ, तो इसमें जो हम पुश और पुल अप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और इस पुश और पुल के करने से क्या होता है? बॉडी के मोशन में चेंज आता है। यानी बॉडी क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। यानी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। यानी वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक सेलो टेप है, अगर सेलो टेप इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और अगर हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, इसी डायरेक्शन में लगा दें, तो वो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेलो टेप इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स इधर से लगे, उसके अपोजिट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। यानी मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगने से बॉडी का स्पीड बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी और हाई स्पीड में मूव करेगा। लेकिन मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट आने से बॉडी का स्पीड क्या हो जाता है? डिक्रीज, जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ जाता है। तो फोर्स क्या है? पुश और पुल जब किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज आता है, जिस एजेंट की वजह से, उसको फोर्स कहते हैं। और दूसरा जो डिफिनेशन है फोर्स का, इट इज़ एन एजेंट। फोर्स एक एजेंट है जो क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, बॉडी को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब बॉडी के स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या असर है? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। यानी कोई बॉडी चल रहा है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, जैसा कि बताया। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। यानी कोई बॉडी जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लें सेलो टेप इस तरह से जा रहा है, एक फोर्स लगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। इधर जा रहा था, अचानक से इस डायरेक्शन में चेंज हो गया। और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। यानी शेप और साइज चेंज करने का मतलब, जैसे कोई रबर ले सकते हैं हम लोग, तो रबर क्या करता है? रबर का अगर उसको खींचेंगे तो उसका क्या होगा? शेप और साइज़ चेंज हो जाएगा। और उसको अगर दबा देंगे तो और कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज़ क्या होगा? चेंज हो सकता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इट कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव एंड स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई बॉडी चल रहा है तो उसको रोक सकता है, और कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको चला सकता है। जैसे कि ये बॉडी एक मान लेते हैं रुका हुआ, तो उस पर फोर्स लगाया तो ये चलने लगा, है ना। और चल रहा था, बताया कि अब इसके डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो वो रुक जाएगा, इस तरह से। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, हाँ। तो पहला हम लोग देखेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर मतलब होता है यानी जो मसल से लगता है, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जो मसल्स के ज़रिए लगाया जाता है फोर्स, यानी बाय मतलब फिजिकली जो लगाया जाता है फोर्स, उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। यानी इसमें दो बॉडी को कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। जैसे कि एक पेन रखा हुआ तो इसको हम उठाने के लिए अपने क्या है, फिंगर का यानी मसल्स का फोर्स लगाएंगे तब ये उठेगा, है ना। तो इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन टू डू सम वर्क। यानी मशीन जो होता है, यानी कोई भी मशीन काम कर रहा है तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसमें मास है,
उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, एक वैसलीन का डब्बा है और ये सेलो टेप है, तो इसके पास भी मास है और इसके पास भी मास है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जब जिस फोर्स से ये एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में हर जगह लगता है, जिसके पास भी मास है ये फोर्स लगता है। लेकिन बोलो कि अगर ये फोर्स लग रहा था, एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस फोर्स को लगने के लिए मास बहुत हैवी चाहिए। जैसे कि अर्थ टाइप का, अर्थ का जो मास होता है बहुत हैवी है, 16 × 10⁻24 kg, तो उस तरह का फोर्स मतलब मास चाहिए, तब ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यानी लो मास के लिए ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता इस फोर्स को, ठीक है। तो ये फोर्स यूनिवर्स में जिसके पास भी मास है उन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, यानी कोई भी मैग्नेट जो फोर्स लगाता है किसी चीज़ को, जैसे एक मैग्नेट है, आयरन जब उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। यानी कोई भी मैग्नेट जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे, है ना, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, यानी चार्ज बॉडी, यानी वैसी बॉडी जिसके अंदर चार्ज हो। इलेक्ट्रीफाइड मतलब होता है चार्ज, यानी जब किसी बॉडी के अंदर चार्ज आता है तो वो भी किसी पे फोर्स लगा सकता है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका दूसरा नाम है कूलम्बियन फोर्स। अब देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कोई भी दो सरफेस जब कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे कि ये दो स्केल है, देख सकते हैं, तो ये दो स्केल को, ठीक है, अगर कांटेक्ट में आते इस तरह से, तो ये जो सरफेस एक दूसरे पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आया है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कोई भी दो सरफेस जब कांटेक्ट में आता है तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज डन बाय ऑल द फोर्स। यानी किसी एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमको मूव कराना है, ठीक है, तो इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इधर से 2 फोर्सेज लग रहे हैं, है ना, ये 2 स्केल जो है इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, यानी 2 स्केल के ज़रिए फोर्स लग रहा है इस पर, और ये जो 2 फोर्स मिलकर, ठीक है, जो फोर्स लगा रहा है इसका कुछ वैल्यू आएगा, है ना। अगर इसको हटा दिया जाए सपोज, और इसी के अपोजिट एक सिंगल फोर्स लगाता है, ठीक है, और ये जो सिंगल फोर्स है वही फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो इधर से ये दोनों फोर्स मिल के कर रहा था, तो ये जो सिंगल फोर्स है इन दोनों फोर्स का क्या कहना है, रिजल्टेंट। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स मिलकर कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे किसी बॉडी पे, जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हटा देते हैं और कोई सिंगल फोर्स उसी बॉडी पे लगाएगा, और वो जो सिंगल फोर्स है वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी वही उसका जो वैल्यू होगा उतना ही होगा जितना बाकी फोर्सेस का मिल के था, तो उस सिंगल फोर्सेस को बाकी फोर्सेस का क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0 द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं फोर्स लगा है हर तरफ से, ये अभी क्या रेस्ट में है, रेस्ट होने का मतलब क्या है, इस पर जितना ही फोर्स लग रहा है मिलके क्या हो गया, 0। 0 होने का मतलब कि जब किसी बॉडी पे जितना भी फोर्स लगे रिजल्टेंट फोर्स मिलकर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बॉडी को कहेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे कि मान लेते इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, बॉडी क्या मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जितना ही लेफ्ट लग रहा है उतना ही राइट लग रहा है, यानी रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। तो इस तरह के फोर्स को कहता है बैलेंस्ड फोर्स। और कभी ऐसा हो सकता है एक तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन बॉडी मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर उसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या 0 नहीं है, तो इसे फोर्स को कहेंगे अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब 2 बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं, है ना, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, तब फोर्स लगता है, उस तरह के फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट, जब बॉडी दूर दूर में रहा है, यानी फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे में इतना दूर में, ठीक है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर बट दे एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू वन अनदर, एक दूसरे के वजह से क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस तरह के फोर्स को कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट, नहीं कॉन्टैक्ट में नहीं, इसको दूसरा नाम है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर, जो कि हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। जहाँ हम लोगों ने फोर्स के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को हम लोग मापते हैं किस चीज़ में, मेज़र कैसे करते हैं।
एसआई सिस्टम में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब अप्लाई होता है। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से नोट करते हैं, क्योंकि न्यूटन का आप लोग जानते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम सुना ही होगा, उन्हीं के नाम पे फोर्स का एसआई यूनिट पड़ा है न्यूटन। अब एक न्यूटन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? एक न्यूटन एक उस फोर्स को कहते हैं जो किसी बॉडी जिसका मास 1 kg यानी किसी 1 kg बॉडी के मास पर जब ये फोर्स लगेगा तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब किसी 1 kg बॉडी यानी 1 kg मास वाले बॉडी पे फोर्स लगने के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो जो फोर्स लगने से ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा उस फोर्स को कहेंगे 1 न्यूटन। ठीक है, यानी 1 न्यूटन को हम लोग कह सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जब किसी 1 kg मास बॉडी पे लगता है तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखेंगे दूसरा यूनिट CGS यूनिट, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन, DYNE। ठीक है, तो वन डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 डाइन वो फोर्स है जब किसी 1 ग्राम बॉडी में लगेगा तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी 1 डाइन को कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, यानी 10⁵ डाइन मिल के 1 न्यूटन बनेगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।